हाय दोस्तों, स्टडी विद आशु में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की गतियां एवं देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के विषय में क्लास चलाएंगे। ठीक, इससे पहले हमारा क्लास मरुस्थल के विषय में और ये विश्व की चोटियां हैं उससे संबंधित क्लास हो चुका था। क्योंकि हम सोचे इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखा क्या है और प्रधान या मात्र रेखा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, उपसौर क्या है। समस्त मान लीजिए बिंदु मानकर हम एक क्लास चलाएंगे, उसी से क्वेश्चन पूछेगा तो अगर एक आ जाएगा। ठीक, चलो हम अपना क्लास आगे पढ़ाते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ एवं देशांतर और अक्षांश रेखा क्या है। ठीक, पहले ये भूगोल के रूप में काल्पनिक नक्शा है, उसी पे हम थोड़ा समझाएंगे, फिर आगे उपसौर अपसौर को बताएंगे। ठीक, जैसे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे जो लंबवत हैं और जो इस तरीक़ा से हैं हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरीक़े से मतलब कि पूर्वी और इधर पूर्व है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। ठीक, इतना याद कर लीजिए, पश्चिम। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, और जो पूर्व और पश्चिम रेखाएं जो मिलती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई निश्चित बिंदु नहीं है और न ही कोई निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये पूर्व है, दक्षिण है, ये पश्चिम है। ये इस तरीके से अपने काल्पनिक रूप से बनाया गया है, क्योंकि उत्तर से जो दक्षिण रेखाएं मिलती हैं उन्हें देशांतर कहेंगे और ये पूर्व से पश्चिम मिलेंगे उसे अक्षांश कहेंगे। या इस तरीके से कह लीजिए, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक, और इसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के सापेक्ष खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं, क्योंकि जैसे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दो भागों में बांटा गया, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जैसे ये विषुवत रेखा है। ठीक, ये इससे ऊपर जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा, साउथ पोल, और नीचे उत्तरी होगा नॉर्थ पोल और दक्षिणी होगा साउथ पोल। ठीक, जो उत्तर में अक्षांश रेखाएं होंगी और देशांतर रेखा जो भी होंगी उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे तो उत्तरी देशांतर कहेंगे, और जो दक्षिण में होंगी वो दक्षिणी देशांतर दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक, क्योंकि इसको मानकर ही पृथ्वी का विभाजन किया गया है। जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, इसके ऊपर 23 डिग्री कर्क अक्षांश है और 0 डिग्री से दक्षिणी क्षेत्र में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक, और इसके ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, इसके नीचे अंटार्कटिका है। ठीक, और 90 डिग्री जानते हो साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या लगभग 179 है, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं जोड़ते हैं। अगर उनको जोड़ लें तो 181 हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको नहीं जोड़ा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और देशांतरों की संख्या 360। जानते हैं कि पूरा वृत्त, एक जब वृत्त होगा तो 360 डिग्री का होता है, उसी प्रकार से पूरे वृत्त में या पूरी पृथ्वी पर एक जो भी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं होंगी वो 360 रेखाएं होंगी। ठीक, क्योंकि जब कोई वृत्त बनता है तो वो 360 डिग्री का होता है, इस चक्कर में इसीलिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है, 360 है। ठीक, फिर एक बार बताएंगे कि जब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जब पृथ्वी को दो भागों में बांटती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो उसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांटती है। उत्तर में जो रेखाएं होंगी उसे उत्तरी रेखाएं कहते हैं, चाहे देशांतर हो चाहे अक्षांश हो, और दक्षिण में जो रेखाएं होंगी उसे दक्षिणी देशांतर या अक्षांश दोनों कहेंगे। ठीक, और उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक, इसके ऊपर उत्तर में 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक अक्षांश रेखाएं हैं या वृत्त कहने की बात है। दक्षिणी में 66.5 डिग्री जो होगा वो अंटार्कटिका वृत्त होगा। ठीक, ये अंटार्कटिका अक्षांश रेखा है। हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है।
तो हमारे भारत से कितने डिग्री अक्षांश जाती है? तो हमारे भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में। लेकिन हम कहेंगे उत्तरी ही भाग में, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो हमारा भारत उत्तर भारत में आता है। और अगर 0 डिग्री देशांतर से देखेंगे, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर को देखेंगे, तो यह हो गया पूर्व, यह हो गया पश्चिम, ठीक। पश्चिम और इसके अगर ऊपर है तो उत्तरी होगा, और ये पूर्व है, तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में, ये पृथ्वी के उत्तरी अथवा पूर्वी क्षेत्र में हमारा भारत है, तो कहेंगे उत्तर पूर्व में। तभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस अक्षांश और किस गोलार्ध में है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पर उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा, पश्चिम पूर्व, इस तरीके से आंसर होंगे। तो हमारा भारत उत्तर में है और पूर्व दिशा में है। इधर अगर आता तो पश्चिम हो जाता, इधर दक्षिण हो जाता और दक्षिण पूर्व हो जाता, लेकिन कहाँ पे है? इस क्षेत्र में है। तो इस क्षेत्र में तो उत्तर तो हो गया और पूर्वी भाग में है, तो कहते हैं उत्तरी पूर्वी में हमारा भारत स्थित है, ठीक। अब अक्षांश रेखाओं को फिर एक बार देखेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और देशांतरों की संख्या 360 है, ठीक। और पूछा जाता है कि एक देशांतर में कितनी डिग्री, एक देशांतर में कितनी दूरी होती है, ठीक। तो एक देशांतर में 111.32 किलोमीटर होता है। मान लीजिए अगर एक देशांतर की दूरी निकालना हो तो 111 किलोमीटर और 0.32 मीटर होगा, ठीक, लगभग। और अक्षांशों रेखाओं की संख्या किलोमीटर में कितना होगा? एक अक्षांश में 111 किलोमीटर होगा, ठीक। देशांतर में थोड़ा ज़्यादा होगा, अक्षांश में थोड़ा कम होगा। और देशांतरों के द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का अगर हमें समय ज्ञात करना है कि कितना डिग्री किस देश कौन सा अक्षांश पर स्थित है, देशांतर पर स्थित है। जैसे भारत 82.5 डिग्री देशांतर पे है, तो 82.5 डिग्री देशांतर है, तो जो मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है, उससे हमारा भारत 5.5 घंटे आगे है, ठीक, पूर्व क्षेत्र में है। ये जो क्षेत्र आएंगे वो पूर्व में आएंगे, तो जो भी इनका समय होगा वो आगे होगा और ये होंगे वो पीछे होंगे, ठीक। यहाँ पे जो भी देश पड़ेंगे वो सब पीछे आएंगे, और इसके आगे जो 0 डिग्री देशांतर के आगे जो भी देश आएंगे, चाहे वो साउथ पोल में हो चाहे नॉर्थ पोल में हो, उनका समय हमेशा आगे रहेगा, ठीक। जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ता है, ठीक, और यहाँ अफ्रीका बीच में पड़ता है। तो एक अफ्रीका के विषय में क्वेश्चन बता दें, तो कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछता भी है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं, चाहे कर्क हो, चाहे मकर हो, चाहे भूमध्य रेखा हो। तो अफ्रीका एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ कर्क रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी जाती है और विषुवत रेखा भी जाती है, ठीक। तीनों रेखा गुजरने वाला एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और दो रेखाओं से एक दक्षिणी अमेरिका है। जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील क्षेत्र में मकर रेखा और विषुवत रेखा जुड़ जाते हैं, बहुत बात नहीं, लेकिन तीन रेखाओं से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें 3 रेखाएं गुजरती हैं? वो अफ्रीका महाद्वीप। उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब पूछता है कि समय का निर्धारण किससे किया जाता है? कि अक्षांश होगा और देशांतर होगा ऑप्शन में। तो समय का निर्धारण या समय को ज्ञात करने के लिए हम अक्षांश नहीं बल्कि देशांतर का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब उपसौर क्वेश्चन पूछता है, उपसौर क्या है और अपसौर क्या है? उपसौर माने ऊपर, सौर माने सूरज, ठीक। जब पृथ्वी के पास या सूर्य के पास जब पृथ्वी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, जब सूर्य और पृथ्वी सूर्य के पास जब पहुंच जाती है तो उसे अक्षांश उसे उपसौर कहते हैं। और यह किस तारीख को होता है? तो वह 3 जनवरी को, ये 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, मान लीजिए ये सूर्य है और यह पृथ्वी है, और ये पृथ्वी इस तरीके से पहले घूम रही है, वृत्तीय रूप से घूमती है, वृत्तीय जगह कम है, थोड़ा छोटा कर दे, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती वृत्तीय रूप से, ठीक, इस तरीके से घूमती है, फिर चक्कर लगाती है। अब जब पास में आ जाती है, जब सूर्य के पास आ जाती है पृथ्वी तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक। और यह है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी के पास सूर्य होता है, तभी उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि उपसौर की तिथि क्या है, किस तारीख को उपसौर होता है? तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। और अपसौर, अपमाने दूर, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगा
या दूर पहुंच जाएगी तो उसे अपसोर कहेंगे। तो यह किस तारीख को होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सबसे दूर पृथ्वी सूर्य से होती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना अपसोर कहलाएगी। ठीक, 4 जुलाई को दूर रहेगा और 3 जनवरी को पास रहेगा। 3 जनवरी को उपसोर कहेंगे और 4 जुलाई को अपसोर कहेंगे। और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, और दिन और रात बराबर कब होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। 22 दिसंबर, जब ठंडी के मौसम होगा, ठंडी के मौसम में तो सूरज दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है। सूर्य यहाँ से पहले मान लीजिए विषुवत रेखा ये वाली है, तो सूरज यहाँ पे है, मात्र 23.5 लगभग 66 डिग्री तक पहुँच नहीं पाता, इससे नीचे ही रहता है। और यहाँ तक 66 डिग्री साउथ पोल में नहीं पहुँच पाता, इससे बीच में रहता है, यहाँ से वापस आ जाता है सूरज। ठीक, तब पूछता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब सूरज साउथ पोल में या दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी और यहाँ धूप कम होगी, बल्कि गर्मी नहीं ठंडी होगी, तभी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। और सबसे बड़ा दिन कब होगा? गर्मियों में सबसे बड़े दिन होते हैं ना, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूरज होगा, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा, साउथ पोल में नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ पोल में होगा। अब जब साउथ पोल में होगा तब तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो, वो ठंडी होगी, तो छोटा दिन होगा। लेकिन जब नॉर्थ पोल में पहुंच जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और सबसे बड़ा दिन भी होगा ना, और यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और यहाँ पर, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। लेकिन और 22 दिसंबर को साउथ पोल में सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पर, और 21 जून को छोटा दिन होगा साउथ पोल में। मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी स्थिति होगी या जो भी पोजीशन होगा सूर्य का, वह उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति नहीं पाया जाएगा। अगर 22 जून को 21 जून को यहाँ पर मान लीजिए आता है, तो यहाँ छोटा दिन होगा, वहाँ बड़ा दिन होगा। तब क्वेश्चन 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। और क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है तो दिन और रात बराबर होने लगते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यह किस तारीख को होता है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। एक बार सूर्य जब जाता है यहाँ से और वापसी आता है, मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से जब सूर्य चला यहाँ पहुँचा 21 मार्च को, ठीक, और फिर वापसी जब लौटता है तो यहाँ 23 सितंबर को, ठीक। तभी मान लीजिए कहा जाता है कि भारत में सितंबर अक्टूबर में हल्का हल्का, मतलब अक्टूबर नवंबर में थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है, तो सूर्य का लौटता समय कहा जाता है, वापसी होने का समय लगभग सितंबर के महीने में होता है। तब 22 सितंबर को पृथ्वी के पास पहुंच जाता है और इनके से जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा सूरज, तो 21 मार्च को विषुवत रेखा के पास पहुंच जाता है, ठीक। तो होली के महीने में ठंडी हट जाती है और गर्मी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो सूरज विषुवत रेखा पर पहुंचता है। लेकिन लंबवत किरणों, जब लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो भारत में पहुंच जाएगा, तो थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी। क्वेश्चन यही पूछता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की तिथि बराबर होती है, 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है, ठीक। 2 तारीखें ऐसी हैं, जैसे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, ठीक, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी पोल में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और वही साउथ पोल में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, ठीक। मतलब कि 21 और 23 मार्च को 21 मार्च को 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और 22 दिसंबर को साउथ पोल में सबसे बड़ा दिन होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा, मतलब नॉर्थ पोल में, और 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री अक्षांश तक। मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री और यहाँ तक 5 डिग्री आ गया, ये बहुत दूर हो गया, 5 डिग्री यहाँ तक मान लीजिए, साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में। 0 डिग्री से उत्तरी और 0 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में जो भी विषुवत रेखा और जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको शांत पेटी के नाम से जाना जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शांत
पेटी कहाँ पर स्थिति होती है, कितनी अक्षांश पर शांत पेटी पाई जाती है। ठीक, तो 0 डिग्री से 5 अक्षांश रेखाओं के मध्य, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, उनके मध्य शांत पेटी पाई जाती है। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनी क्या होती है। वो पवनों के विषय में बताएंगे, क्लास होगा, लेकिन थोड़ा बता दें। जब विषुवत रेखा से लेके लगभग 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जब कोई हवाएं चलती हैं तो उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि यह पवनें जो व्यापार करने वाले समुद्री जहाज होते हैं उनमें उनकी मदद करती हैं। वह मान लीजिए ये अगर यहाँ से कोई देश यहाँ पर है, यहाँ पर विषुवत रेखा में है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर जहाज है तो जो हवाएं चलेंगी वो इस तरीके से चलती रहेंगी, तो इनको इनका जो बिजनेस होगा वो उसमें सहायता करती हैं। ठीक, तो तभी तो उनका नाम पड़ा है कि जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री लगभग 10 से 15 डिग्री के मध्य चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो भारत के विषय में बताएंगे। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को प्रधान यामोत्तर रेखा ये कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को प्रधान यामोत्तर रेखा और 180 अक्षांश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि 180 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो 180 डिग्री अक्षांश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यह कहाँ से गुजरती है, यह प्रशांत महासागर से। 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा या अटलांटिक से गुजरती है। ठीक, यह अटलांटिक से गुजरती है और ये प्रशांत महासागर से गुजरती है, क्योंकि अलास्का के पास बेरिंग जलसंधि है जो रसिया को अलास्का से अलग करती है, उसी के पास 180 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो तभी यह बेरिंग जलसंधि के मध्य है और यहाँ से प्रशांत महासागर, यह रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है और इसका नाम 180 अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश रेखा रखा गया है। और 0 डिग्री जो है वो अटलांटिक से गुजरती है और इसको प्रधान यामोत्तर रेखा, इसी के ही आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है, GMT। ठीक, तो आज हमारा क्लास बस यहीं तो होगा, इसके आगे हमारा क्लास जो भी होगा वो कल या परसों भी होगा। ठीक है, स्टडी विदार्थ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।